हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले 4 सेटों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए। ये आपके लिए लेके आए हैं अंतिम और 5वां सेट, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपका एग्जाम के लिए 5वां सेट अच्छे से बना के लाए हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप जाइए। बेस्ट ऑफ लक। हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम में कर पाए, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करें, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप हमारे सहयोग में लगातार तत्पर रहें। और हम भी आप लोगों के सहयोग के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और आप लोग को आगे भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करते रहेंगे। तो चलिए बिना समय को लॉस करते हुए आते हैं इस सेट पे। तो आज का ये आपका 5वां सेट। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब 5वें सेट पे 5वां जो सेट है आपका, देख लीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वें सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है लेम्डा। देखिए, लेम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा। तो लेम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, यानी फोटोन का जो ऊर्जा होता है, अगर उसका तरंग दैर्घ्य लेम्डा है तो क्या होता है, उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लेम्डा। ये आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट लाए थे ये समीकरण E इक्वल टू hc बाय लेम्डा, जहां E कहलाता है एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है hc बाय लेम्डा। तो ऑप्शन के हिसाब से डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे C, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B hc बाय लेम्डा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, hc बाय लेम्डा। तो यानी एनर्जी का इक्वेशन होता है hc बाय लेम्डा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फोटोन की ऊर्जा, यानी कि देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हम आपके लिए ऐसा सेट बनाते हैं जो कि आपको परेशानी फील नहीं हो, आपको ये नहीं लगे कि सेट कैसा है नहीं है। हम प्रत्येक इसलिए ब्रांच वाइज सेट बनाए हैं जो कि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो चलते हैं इस सेट पे। ये जो सेट आपका है वही है फोटोन की ऊर्जा, यानी कि एनर्जी होता है। देखिए अभी जस्ट हमने बताया E इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc बाय लेम्डा। बट इससे पहले आइंस्टीन साइंटिस्ट सिर्फ ये बताए थे कि E इक्वल टू जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है h इंटू न्यू, यानी न्यू के इक्वल होता है, जहां पे h कहलाता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे पहले मतलब कि ये c बाय लेम्डा जो होता है ना, वो न्यू का एक रूप होता है। न्यू इक्वल टू फॉर्मूला था c बाय लेम्डा, यानी कि न्यू इक्वल टू c बाय लेम्डा। तो अब देखिए h के प्लेस पे h, अगर न्यू को हम लिख देंगे c बाय लेम्डा, तो देखिए c बाय लेम्डा पुट करेंगे तो आ जाएगा वैसा। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन था उसी का ये एक रूप है ऊर्जा का, E इक्वल टू एच न्यू। तो देखिए E इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एच न्यू जो है यही आपका आ जाएगा। न्यू यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये देख लीजिएगा अच्छे से, ये एच न्यू है, एच और ये न्यू। ठीक है, तो एच न्यू ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है, देख लीजिए, इनमें से कौन अनावेशित कण है। अनावेशित का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है मतलब कि कौन आवेशित कण नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं अनावेशित, मतलब जिस पर आवेश नहीं है। देखिए अल्फा कण पर आवेश होता ही है, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है। अब देखिए बीटा कण निगेटिव होता है, लेकिन इसमें जो फोटोन है इस पर कोई आवेश नहीं होता। फोटोन एक प्रकार की ऊर्जा माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये फोटोन कण जो होता है ना, ये अनावेशित कण है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि फोटोन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अच्छे से इसको देखिएगा। प्लांक नियतांक का SI मात्रक होता है। प्लांक नियतांक अभी हमने जस्ट बताया E इक्वल टू जो h न्यू होता है, h न्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, h को हम लोग कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक। तो देखिए प्लांक नियतांक का SI मात्रक देखिए यहां से निकालते हैं। ये न्यू जो है ना, न्यू इसको आवृत्ति बोला जाता है, आवृत्ति। तो यहां से हम निकालते हैं प्लांक नियतांक। आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखें।
प्लांक नियतांक को H से डिनोट करते हैं, तो यानी उसी का पूछ रहा है मात्र। तो अब क्या करेंगे, न्यू जो है ना, न्यू इसको इस तरफ लेके चले आइए तो हो जाएगा आपका E बाय न्यू इक्वल टू क्या, H। अब जो इसके इक्वेशन का आएगा ना, जो इसके इक्वेशन का यूनिट आएगा वही H का यूनिट हो जाएगा। तो अब देखिए E मींस एनर्जी, तो एनर्जी का होता है जूल, अब बाय तो बाय। अब देखिए न्यू है, न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति का यूनिट होता है डियर स्टूडेंट सेकेंड इनवर्स। तो देखिए नीचे में सेकेंड पे पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड पे पावर हो जाएगा प्लस है, यानी कि जूल, ऊपर गया तो ये सेकेंड पे पावर प्लस है, तो यानी कि जूल इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए जूल इंटू सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड ऑप्शन नंबर किस में, ए में मैच कर रहा था, यानी प्लांक नियतांक का जो होता है आपका स्टूडेंट्स SI मात्रक वो होता है जूल सेकेंड, ये सब कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपसे इसका बीमा भी पूछ देगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हम इसी में बीमा को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जैसा हम बार बार कई क्वेश्चन नहीं बनाना चाहे, आपको अलग क्वेश्चन मिले, इसलिए इसी में थोड़ा सा देखिएगा ना बीमा भी आ जाएगा। देखिए जूल है तो जूल का जो बीमा होता है, जूल मतलब कार्य या वर्क या फिर बोल सकते एनर्जी, उसका जो बीमा होता है ml पर पावर 2 t पर पावर माइनस 2। अब देखिए बगल में सेकेंड है तो इनटू, अब सेकेंड है तो सेकेंड का जो होता है बीमा आपका, सेकेंड का जो बीमा होगा t हो जाएगा। तो देखिए t पर पावर +1 और t पर पावर -2, तो ये दोनों जब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml पर पावर 2 और t पर पावर -1। तो अब देखिए जब बीमा पूछेगा तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रख लीजिएगा, इसे बीमा भी कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बीमा का ले सकते हैं ml पर पावर 2 t पर पावर -1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने मात्रक बीमा दोनों बता दिया इस क्वेश्चन में, यानी कि मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड और बीमा तो बता ही दिया। देखिए अब डियर स्टूडेंट देखिए उसी प्लांक कांस्टेंट, हमने पहले ही बता दिया प्लांक जो कांस्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है, ठीक है। तो अब देखिए प्लांक जो कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, उसका मान, तो देखिए डियर स्टूडेंट उसका मान होता है 6.63 गुना 10 पर पावर -34। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि मात्रक उसका क्या होता है, तो जूल सेकेंड। तो ज्यादा अगर मान आपको नहीं भी याद रहेगा ना तो क्या कीजिएगा मात्रक याद रखिएगा, मात्रक आपको बता दिए कि जूल सेकेंड होता है। तो देखिए इसमें से जूल सेकेंड किसका मात्रक है, तो जूल सेकेंड मात्रक ए नंबर ऑप्शन का है, और तो किसी में जूल सेकेंड है नहीं। अगर आपको मान नहीं भी याद है ना, मात्रक याद है तो देख लीजिएगा जूल सेकेंड जिसमें है वो हो जाएगा। ऐसे अगर जूल सेकेंड सब में दे देता तो थोड़ा बहुत मान भी याद रखिए, हमने मान भी बता ही दिया, ठीक है। तो अगर मात्रक याद नहीं रहे तो पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो उस तरीके से मात्रक याद रहेगा। तो अगर डिफरेंट मात्रक रहेगा तो सीधा सीधा आंसर मारिए, आगे बढ़िए। तो इसका हो जाएगा आपका 6.63 गुना 10 पर पावर -34 जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य की कोटि जो होती है वो क्या होती है, देख लीजिए। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य, एक्स किरण जो होता है ना उसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए माना जाता है उसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये भी कभी कभी पूछता है 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर, यानी एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होगा 10 पर पावर -10 मीटर होगा, ठीक है। तो अब देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या, अगर 10 पर पावर -10 मीटर ऑप्शन में नहीं देगा तो हम क्या करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम डाल देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या है, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे जो डालते हैं हम, देखिए वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। मतलब क्या कि कुछ धातु है इस पर अगर प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो जाएगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यह घटना कहलाती है स्टूडेंट्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहलाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी का अध्ययन आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट किए थे, बताए थे, ठीक है। इसी में वो इक्वेशन भी आया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स है, देख लीजिए। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन, यानी न्यूनतम कार्यफलन उसी धातु का होता है इसमें से जिसका परमाणु संख्या क्या होगा, कम होगा। देखिए इसमें से परमाणु संख्या सब किसका होता है, सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी सोडियम का जो होता है कार्यफलन सबसे क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कम होगा। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से भी प्रयास किया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम लोग जो है सॉल्व तो कर ही देंगे। देखिए दे ब्रॉग तरंग दैर्घ्य, देखिए दे ब्रॉग मतलब क्या है कि दे ब्रॉगली जो थे ना वैज्ञानिक थे, कभी कभी डी ब्रॉगली भी लिख देता, डी ब्रॉगली, ठीक है। तो वो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग जो टाइपराइटर के कारण ये सब होता है थोड़ी बहुत परेशानियां, तो दे ब्रॉग या डी ब्रॉगली रहेगा तो है। तो डी ब्रॉगली जो थे ना उन्होंने अपने तरंग दैर्घ्य का समीकरण दिए थे लैम्डा इक्वल टू एच बार एम भी। अब देखिए भी के प्लेस पे क्या करता है कि लेमडा इक्वल टू एच बाय पी भी दे देता है, क्योंकि पी जो होता है ये मोमेंटम को प्रदर्शित करता है और पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता। तो अब देखिए पी के प्लेस पे एम भी पुट कर देगा, यानी लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी। तो अब देखिए लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होता है कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें दे ब्रॉग तरंग जो है वो किसके होता है, इक्वल लेमडा इक्वल टू एच बाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आपका अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं हम। ये कह रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो, देखिए नीले रंग उसके बाद क्या बोला, पीले रंग। देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई एक प्रिज्म है, उसके बाद क्या होता है कि जब इससे एक श्वेत प्रकाश क्या करती है, पास करती है, तो ये 7 रंगों में क्या आ जाती है, विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें बोल रहा है कि पहले बोल रहा है कि नीले रंग, तो देखिए पहले नीले रंग, ठीक है, तो नीले रंग, उसके बाद बोल रहा है पीले रंग, उसके बाद बोल रहा है पीले रंग। तो देखिए अब पीले रंग, देखिए पीले रंग, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे नीचे जो होता है ना स्टूडेंट, सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है, सबसे नीचे बैगनी। तो पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला होता है बै जा नीह टी ना ला। तो अब देखिए इसमें से आप देख लीजिए कि पीला का कौन सा प्लेस है, देखिए पीला का कौन सा प्लेस है और फिर नीला का कौन सा प्लेस है। देखिए नीला का कौन सा प्लेस है, तो देखिए नी मींस नीला होता है, तो नीला देखिए नीचे है, तो यानी नीला ज्यादा बेंड हुआ और पीला कम बेंड हुआ। तो देखिए जो ज्यादा बेंड हुआ ना, ठीक है, उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा बल लगा के बेंड हुआ होगा, ठीक है। यानी E1 बड़ा होगा किससे, E2 से, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को हमने बारीकी से समझा दिया। इसका जो ज्यादा बेंड होगा उसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो E1 और ग्रेटर देन हो जाएगा E2। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कैथोड किरणें है। देखिए कैथोड किरण, देखिए एक होता है एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड देखिए ए से शुरू जो होगा ना पहले वाला, देखिए किरण 2 प्रकार की आवेश रहेगा, एक प्लस एक माइनस दूसरा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एनोड ए से शुरू होता है, क जो होता है ए के बाद आता है क, तो याद रखिएगा जो पहले ए से शुरू हुआ पहले वाला प्लस, बाद में जो आया वो हो जाएगा माइनस, यानी कैथोड क बाद में आता है, ए के कुछ देर बाद आता है क, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कैथोड जो रहेगा ना वो माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ तो है नहीं, तो माइनस को बोलते हैं ऋण आविष्ट, मतलब कि ऋण आवेशित कर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है डियर स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, यानी दृश्य भाग पर पड़ती है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये तो थोड़ा रटने जैसा क्वेश्चन है। बामर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी। पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था, पिछले बार का लगभग पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, तो बामर श्रेणी पड़ती है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल वाला था, उसी से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर याद रख लीजिए सीधा बामर श्रेणी।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछता है। देखिए किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए कैंसर के उपचार में जो होता है वो कोबाल्ट जो है ना आपका कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। यानी कि देखिए CO मींस हो गया ये कोबाल्ट और उसके ऊपर क्या 60 यानी कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक है उसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है देखिए न्यूट्रॉन की खोज। इसको हम बारीकी से समझा देंगे क्योंकि न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर पे फोकस नहीं करना, अच्छे से समझ आइए कि इसका आंसर और भी अगर प्रोटॉन पूछ देता है इसके जगह या न्यूट्रॉन पूछ देता है, ये इसमें पूछ दिया या इलेक्ट्रॉन पूछ दिया। देखिए इसका जो होता है नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है हम लोग बनाए थे ईट, जो क्लास किए होंगे उसको अच्छे तरीके से फॉर्मूला भी बताए थे कैसे आता है, ईट पर नॉच। देखिए ईट पर नॉच। देखिए अब क्या होता है कि यदि आपको पूछ दिया, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया ई मींस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, टॉम मींस होता है टॉमसन, टॉमसन की जगह थॉमसन भी दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार टॉमसन नामक संख्या। उसके बाद पो मींस प्रोटॉन, प्रोटॉन रॉ मींस रदरफोर्ड, याद रखिएगा रदरफोर्ड। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है परमाणु का आविष्कार, उसमें भी आ जाता है रदरफोर्ड, ठीक है। लेकिन परमाणु में ऑप्शन 2 दे देता है, कभी कभी 2 ऑप्शन दे देगा कि गोल्ड स्टीन भी किए थे सबसे पहले, लेकिन नामांकन जो किए थे ना रदरफोर्ड, उनके रिस्पेक्ट में रदरफोर्ड याद रख लीजिएगा कि प्रोटॉन का रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए नाच, देखिए नाच न जाने आंगन फेंका। देखिए आप नाच जो है नौ से क्या लग जाएगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, चौ से हो जाएगा चैडविक। तो देखिए चैडविक ऑप्शन जो है वही मैच करेगा। तो हमने आपको तीनों बता दिया एक ही क्वेश्चन में किसका आविष्कारक कौन है। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड और नौ से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा चैडविक। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है, क्योंकि सूर्य जो है जमा हुआ है, वो तो विस्फोट नहीं कर रहा है ना, विस्फोट जब होती है तब विखंडन हो जाता है अणु, वो जमा है, ठीक है। तो जमा है तो जमा वाला में संलयन होता है, यानी नाभिकीय संलयन ऊर्जा होगी। तो नाभिकीय संलयन इसका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये भी कई बार पूछ चुका है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु, अर्धायु को अर्ध जीवन काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है अर्ध जीवन काल। तो देखिए वो पूछ रहा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है टी एवरेज इक्वल टू log 2 बाय लेमडा। तो अब सबसे पहले देख लेना कि लेमडा किसके बाय के नीचे है, तो लेमडा इसके बाय के नीचे है और इसके बाय के, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं यहाँ पर कंफर्म। अब क्या करना है कि देखिए ये जो log 2 होता है इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.693 और 1 में, तो बाय के नीचे लेमडा यानी उसके अनुरूप आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु जो होती है वो कितना होती है 0.6931 बार लेमडा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स वो रेडियो सक्रियता का मात्रक। देखिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज जो किए थे मैडम क्यूरी किए थे, तो उनके रिस्पेक्ट में इनका क्यूरी होता है। तो ये तो ऑप्शन फटाक से आपको मार देना क्यूरी होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए 6 गुणांक। देखिए इसको बारीकी से समझिएगा, 6 गुणांक पूछे या 6 नियतांक पूछे, दोनों एक ही क्वेश्चन होता है। 6 नियतांक 6 गुणांक, इसको सूचित करते हैं लेमडा से। और देखिए ये जो होता है ना टी एवरेज, ठीक है, वो 1 बटा लेमडा के इक्वल होता है। देखिए ये एक प्रकार का क्या है
समय है। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे लेमडा जो होता है इसका होता है सेकेंड इनवर्स यूनिट। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, वही 6 गुणक यानी इसका यूनिट पूछ रहा है, लेमडा का क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स को ही बोला जाता है स्टूडेंट्स हर्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए मैच कर रहा प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स को ही इन्होंने बोला प्रति सेकेंड और क्या हर्ट, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में भी पूछता है 11th 12th के साथ साथ। देखिए 12th के साथ साथ बहुत बार कंपटीशन में पूछ चुका है कि जीवाश्म ईंधन की आयु पता लगाई जाती है। जैसे जीवाश्म ईंधन बहुत पुरानी चीजें रहती है, उसका आयु का अगर पता लगाना जाता है तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत लंबे समय से कि कार्बन 14 पद्धति या उसी को बोला जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। कौन सी, कार्बन डेटिंग से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डेटिंग 19वें नंबर का। चलते हैं अब 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन जो आपका है वो स्टूडेंट है, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। ये आपका देख लीजिए, पूछ रहा थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सिंपल न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा। देखिए नीचे वाला जो संख्या रहता है ना वो डियर स्टूडेंट्स आपका जैसे 90, नीचे वाला जो संख्या होगा वो कहलाता है परमाणु संख्या, यानी जेड से डिनोट करते। ऊपर वाला जो संख्या है वो कहलाता है आपका द्रव्यमान संख्या, उसको ए से डिनोट करते। ए आपको दे दिया 230। अब देखिए आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है। तब होता क्या है कि नॉर्मली कि ये जो होता है ना जेड वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या का और इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो अगर इस दोनों में से कुछ पूछता तो सीधा सीधा 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉन। तो अब देखिए ये द्रव्यमान जो होता है ए, ये जो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो अब देखिए ए आपको दे ही दिया, कितना दे दिया, ए आपको दे दिया कितना 230। ई प्लस पी इधर आके हो जाएगा माइनस पी, तो पी का मान वही हो जाएगा 90। अब देखिए इक्वल टू इधर बच गया कितना n, तो अब n का संख्या आराम से निकल जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 140। घटा के देख लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 140। तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ दे, प्रोटॉन का पूछ दे या फिर न्यूट्रॉन का पूछ दे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21वां नंबर जो है वो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जितने समय में, देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु की आधी हो जाती है, बस देखिए आधी हो जाती है, जो ही बोला आधी हो जाती है उसका परमाणु संख्या। ठीक है, तो सीधा सीधा आधी हो गई तो बोलेंगे अर्ध जीवन काल। आधी मतलब अर्ध, और वही समय में आधी हो जाती, समय को काल बोलते हैं, तो अर्ध जीवन काल। तो अर्ध जीवन काल को ही दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्ध आयु। तो चलते हैं हम 22वें नंबर क्वेश्चन पे, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है वो देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एन या पी टाइप का पूछ ही देता है निश्चित रूप से। इसको हम बारीकी से समझा देते हैं। एन टाइप का अर्धचालक, देखिए एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है कि जब पंच संयोजी तत्व रहेगा, जैसे आर्सेनिक, इसका परमाणु जो होता है ना बाहरी कक्षा में 5 होता है, तो इसको बोला जाता है पंच संयोजी तत्व। क्लियर। अब देखिए इसके साथ अगर जर्मेनियम मिला दिया, इसके साथ क्या कर दिया, जर्मेनियम मिला दिया, तो जर्मेनियम का जो होता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 4। देखिए ये जर्मेनियम है और ये क्या है, ये आपका है आर्सेनिक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आबंध बनाता है, देखिए ये इसके साथ आबंध बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा और ये देखिए इसके साथ बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, शेष बच गया आर्सेनिक के पास।
तो इसी को बोलते हैं एन टाइप का अर्धचालक। तो देखिए ये एन टाइप का अर्धचालक होगा, तो एन टाइप के अर्धचालक में क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन शेष बच गया। तो यही आगे पीछे यानी यही जब गमन करेगा तो वही धारा वाहक में सहयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके जगह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है ऑप्शन में। तो ये मैंने समझा दिया। अगर इसी क्वेश्चन को पी टाइप दे देता कि पी टाइप के अर्धचालक में क्या होगा, तो उसको इस तरीके से देख लेते हैं, वो भी अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में अगर पूछेगा कि धारा का वहन कौन करता है, तो इसको भी बारीकी से देख लेते थोड़ा। तो पी टाइप में जैसे उसमें पंच संयोजी में चतुर मिला है, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें त्रिसंयोजी तत्व जैसे इंडियम है, ठीक है, इसकी संयोजकता जो होती है 3 होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, 1 2 3। और इसमें भी जर्मेनियम को मिला दीजिए, तो जर्मेनियम को हमने मिलाया, तो जर्मेनियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। अभी जस्ट मैंने बताया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब देखिए, अब जब इसके इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आबंध बनाएंगे, देखिए ये तो इसके साथ बना लिया, ये तो इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, लेकिन ये किसके साथ बनाएगा, यहां तो खाली जगह है। तो खाली जगह है ना, तो इसी खाली जगह को जब इसके साथ करेगा मैच, तो इसी खाली जगह को मतलब बोला जाता है होल, या फिर बोला जाता है छिद्र। होल को क्या बोल सकते हैं, छिद्र बोल सकते हैं, होल या छिद्र। तो अब देखिए यहाँ होल है, कि किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेगा तब यहाँ पे आएगा, तब सही। तो इसका अगर यहाँ खाली नहीं रहता तब इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता, खाली है इसीलिए लिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यानी धारा का जो वाहन करवाता है, कौन करवाता है, होल या छिद्र। तो स्टूडेंट्स मैंने दोनों को अच्छे बारीकी तरीके से समझा दिया। इसमें जो हो जाएगा आपका होल हो जाएगा, होल या छिद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब जो रहेंगे लोल, उन्हीं को नहीं याद रहेगा होल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्यादा नहीं पढ़िए, एकदम सटीक तरीके से पढ़िए, नहीं तो आपका दिमाग हो जाएगा गोल। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता, यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी प्रतिरोध पूछ देता है। प्रतिरोध पिछले हमने बताया था सेट में कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, क्या होता है, घटता। लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं पूछा, चालकता। तो अब देखिए, चालकता को डिनोट करते हैं जी से, और चालकता जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। तब यहां से आप खुद देख लीजिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, और प्रतिरोध जब घटेगा तो चालकता बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि प्रतिरोध क्या घटता है तो चालकता बढ़ता है। तो अब देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, पिछले सेट में, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो चालकता इसका क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि बढ़ती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए यानी आंसर हो जाएगा बढ़ती है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 25वां क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं। नॉर गेट एग्जाम में अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे कोई भी सेट, तो कई बार पूछ चुका है। नॉर गेट जो होता है ना, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक वो जो होता है, नॉर गेट का होता है y इक्वल टू a प्लस बी का वार, यानी वार ऑफ a प्लस बी इक्वल टू वार। तो अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू वार, तो कहां पर है, यहाँ पे, और वार, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसी में क्या करता है, कभी कभी पूछ देता है नेंड गेट। नेंड गेट जब पूछ देगा ना, नेंड गेट जैसे पूछ देगा नॉर की जगह नेंड, तो नेंड गेट जब पूछेगा ना, तो इस सिर्फ प्लस की जगह ना आप क्या कीजिएगा, इनटू दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर या नेंड में कोई एक पूछ ही देता। बस चलते हैं अब और अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन जो है 26वां नंबर, देखिए ये क्या कह रहा, ये कह रहा आपको एक शुद्ध अर्धचालक बनाने में शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु। देखिए अशुद्ध परमाणु जो होता है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध परमाणु जब रहता है तो वो कुचालक की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, कुचालक। यानी एक शुद्ध अर्धचालक में जब मिलाएगा ना शुद्ध सिलिकॉन में, तो मिलाने के बाद जो बनेगा वो एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, कुचालक की तरह। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसको हम अच्छे तरीकों से समझा देंगे। देख लेते हैं इसको
25 को द्विआधारी में बदले, 25 को द्विआधारी में बदले। द्विआधारी जो ही बोला द्विआधारी, 25 पहले यहां लिख लेना। क्या बोला? द्विआधारी। द्विआधारी जो ही बोला तो हम 2 से भाग देंगे, 4 से देंगे। द्विआधारी बोलेगा 2 से भाग दीजिए। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भाग तब तक देना है जब तक कि इसके अंत में 1 ना आ जाए। देखिए भाग देते रहेंगे, आप लीजिएगा भाग देते हुए, देख लास्ट में आ जाएगा 1, तो देख लीजिए। अब 2 है तो 2 को 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। देखिए 12 दूनी 24 है कितना? 25। इसका शेष जो बचा इसके सामने लिखिएगा। अब फिर 2 से ही भाग लगाएंगे, 2 से देखिए 6 दूनी कितना लगेगा? 12। शेष कितना बचा? कुछ नहीं, पूरा पूरा लग गया तो 0 लिखेंगे इसके सामने। अब देखिए ऐसा नहीं कि 2 बार 2 से लगा दिया फिर 300 लगा दीजिएगा, वैसा नहीं करना है, फिर 2 से लगाना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। 2 से लगाइएगा, 3 दूनी कितना? 6। अब बच गया कितना आपका? पूरा पूरा कट गया तो 0। अब फिर 2 से लगाना है, इन्हें कि लास्ट में 3 बचा, 3 है, ये याद रखना, हमेशा 2 से लगाना और तब तक लगाना है कि जब तक लास्ट में ना आएगा 1, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 एकम 2, अब बचा कितना? 3, ठीक है। 2 एकम 2 बचा 3, देखिए लास्ट में आ गया 1। नहीं विश्वास है तो आप लीजिए खुद दे देख, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं? नीचे से ऊपर लिखना है, याद आपको ये रखना है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जब लिखिएगा ना तो देखिए 1 फिर क्या है? 1 फिर क्या है? 0 फिर क्या है? 0 फिर क्या है? 1। तो अब देखिए इसमें से मैच करवाइए, 1 1 0 0 1। तो देखिए 1 1 0 0 1, ठीक है। और द्विआधारी में चेंज करने बोलेगा तो नीचे में लगा दीजिएगा 2, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझा दिया, थ्योरेटिकल टाइप में, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन जो है 28वां नंबर, देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि टीवी प्रसारण, जो टीवी आप लोग देखते हैं, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का जो प्रास होता है वो होता है, देखिए स्टूडेंट्स, 30 मेगाहर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 30, कभी कभी ऐसे भी दे देगा 30 मेगा, इसको मेगा पढ़ते हैं, मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही 5वें ब्रांच का सबसे फेमस क्वेश्चन, जितना बार एग्जाम हुआ है लगभग पूछा है, ठीक है। आयाम मॉडुलन का सूचकांक होता है, देखिए आयाम मॉडुलन का सूचकांक होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसके हिसाब से आप आयाम मॉडुलन जब पढ़ेंगे मूल रूप से, तो उसमें होता है आयाम मॉडुलन का जो सूचकांक होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, यानी 0 तथा 1 के बीच, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 0 तथा 1 के बीच जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला 30वां नंबर जो क्वेश्चन है, लघु तरंग जो है, लघु तरंग, ठीक है, उसका जो परास है वो कितना होता है। तो लघु तरंग का स्टूडेंट्स परास जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। देखिए तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हुए तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। तो मैंने आज आपको सेट नंबर 5 का 30 क्वेश्चन करवा दिया। जिस तरीके से हम एक क्वेश्चन छोड़ देते थे आप लोगों के लिए, आज भी मैंने वही किया कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर, आप खुद सॉल्व करके हमें बताइएगा और आंसर उसका कमेंट में भेज दीजिएगा। और 5 सेट में हम देख लेंगे, जिसका अच्छा आंसर आएगा सारा सही होगा, और जो सबसे पहले किए होंगे उनको हम अपने इंस्टीट्यूट पे बुला के प्राइज देंगे। और अगले वीडियो आने का आप लोग क्या कीजिए, इंतजार कीजिए बेसब्री से। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके अच्छे तरीके से हमें बता दिया, चूंकि इसका थ्योरी हमने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट में भेज दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये सेशन यहीं तक रहा, अगले के लिए तैयार है।